मैंने पिछली बार जब लोकसभा से चुनाव से पहले विधानसभा का चुनाव था, उससे पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरा एज़ ए युवा आखिरी चुनाव है और वो शायद अखबारों ने छापा भी था। तो अब युवा तो नहीं कहूँगा मैं, अब उम्र उतनी है कि जितनी अब मैं जी नहीं पाऊँगा जितना मैं जी चुका हूँ। ब्यूटीफुली सेड दिस। तो अब उम्र कम बची है और काम बहुत करना है। बट ये राजनीति में इतनी देर तक लोग युवा कैसे रह लेते हैं? क्योंकि बाकी फील्ड में तो जल्दी बुजुर्गदार हो जाते हैं, उम्र-दराज हो जाते हैं। एक पॉलिटिक्स फील्ड है जहाँ पे खूब देर तक युवा रहते हैं। तो वो इसलिए भी हो सकता है कि जो युवा ही उनको युवा बोलते हैं। वो इसलिए भी कि उनके विचार नए आते हैं। जब नए विचार आते हैं तो वो समझते हैं कि नेता भी हमारा नया है। हुँ, अगर नए विचार लेकर के कोई आ रहा है नेता, फिर युवा ही नेता है वो। विचारों से युवा हुआ वो। हुँ। अब मुझे आपका नाम जो है वो बचपन में टीपू हुआ करता था। अब मैं जब आपके पॉडकास्ट करने आ रहा था तो मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था कि कोई बचा है अभी भी जो आपको टीपू बुलाता है या सबके लिए अब आप अखिलेश भैया रह गए? टीपू वाले हैं 1-2 लोग अभी? मेरे गाँव में भी हैं ऐसे लोग अभी भी? और कन्नौज में जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था, वो आज इस बार भी मैं जीता हूँ जहाँ। कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज भी टीपू के नाम से ही बुलाते हैं। और मुझे याद है कि नेताजी सदन में भी उसी नाम से बुलाते थे। घर के नाम से कई बार। लेकिन अब बुलाने वाले कम बचे हैं और शायद मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूँ तो शायद उस संकोच में वो मेरे नाम ना लेते हों। लेकिन पुराने लोग अभी भी हैं जिन्होंने मुझे टीपू की तरह देखा है। तो कोई बुलाता है तो असहज होते हैं आप या आपको लगता है अरे या लगता है कि यार अब गिने-चुने बचे हम भी बदल गए या बड़े हो गए काफ़ी? नहीं अब तो खराब तो नहीं लगता है, लेकिन होना चाहिए कोई ऐसा जो टीपू बुला सके। हक से। हाँ, बिल्कुल और क्योंकि वो वही होगा जो पुराना हमारा समय का या नेताजी के वक़्त का या पुरानी चीज़ों को जानता होगा और मैं समझता हूँ प्यार से जो बोलता होगा वो टीपू ही बोलता होगा। प्रधान दर्शन सिंह जी ने नाम दिया था। हाँ, गाँव के हमारे प्रधान जी थे। हाँ, दर्शन सिंह उनका नाम। जी, जी। आप पूछ रहे थे कितना हमने आपकी रिसर्च की है। हाँ, मैंने पूछा कि कैसे कितनी रिसर्च की होगी? प्रधान जी का नाम था। अखिलेश नाम आपने खुद रखा था, हाँ, वो भी एक कहानी है क्योंकि जब मैं एडमिशन के लिए गया रामगोपाल जी के साथ। हाँ, और हमारे एक वकील साहब थे जो जिनके साथ मैं गया था, नेताजी के बहुत करीब थे। जब प्रिंसिपल ने नाम पूछा कि तुम्हारा कौन-सा नाम है? तो जो मेरा घर का नाम था वही मैंने बताया। टीपू। उसके बाद चाचा और उन्होंने तय किया और प्रिंसिपल ने पूछा कि नाम ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा अच्छा? जिस नाम पे मैंने हाँ कहा वही नाम मेरा रख दिया गया। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऐसी कुछ कहानी हमने सुनी। हाँ, इसी तरह का था कि उन्होंने कुछ नाम बताए थे, ये नाम रख दें, ये नाम रख दें। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है अखिलेश नाम अच्छा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है और को भी अच्छा लग रहा है तो वही नाम रख देंगे। आप मुलायम सिंह जी के लड़के हैं। पीछे तस्वीर हम देख रहे हैं स्वर्गीय मुलायम जी। एडवांटेज तो होता है, हर आदमी कहता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के पुत्र होने का बोझ क्या होता है, भार क्या होता है? क्योंकि अच्छा वाला सबको दिख जाता है कि लॉन्चिंग अच्छी हो जाती है। बट आई एम श्योर एक्सपेक्टेशन और बहुत सारे उसके हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरा वाला हम चाहते हैं थोड़ा बताइए ना? देखिए हालाँकि नेताजी ने उस तरह हम लोगों को नहीं डेवलप होने दिया है जिससे एक लगता कि मैं कुछ और हूँ। नेताजी ने हमेशा आम लोगों की तरह ही हम लोगों को ग्रो होने दिया। हुँ। उसका एडवांटेज ये हुआ कि कभी नाम का लाभ तो मिला, लेकिन भार नहीं लगा कि इसकी वज़ह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। स्वाभाविक है क्योंकि आप जिनके बेटे होते हैं उनका नाम बहुत बड़ा होता है और उन्होंने बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचा होता है। तो आपको उस लेवल पे ले जाने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी जगह बनाने के लिए कम से कम उनका रास्ता अपनाते हुए और कुछ नया करके दिखाना पड़ेगा, तो लोग आपको मानेंगे। कंपैरिज़न होता है? आपको किया लोगों ने? बहुत कंपैरिज़न होता है और कई बार हुआ भी होगा, कई बार मेरे सामने नहीं किया होगा लोगों ने, लेकिन पीछे तो कंपैरिज़न किया ही होगा। मैंने सुना 10 साल की उम्र में शायद आपको शायद हॉस्टल में भेज दिया गया था। हाँ, नेताजी ने मुझे मिलिट्री स्कूल धौलपुर भेज दिया। मैं भी क्योंकि बहुत बचपन में हॉस्टल चला गया था और मुझे लगता है कई बार अपने माँ-बाप से शिकायत करता हूँ मैं, कि उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कम उम्र में बच्चा जब बाहर जाता है। मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही। मैं हॉस्टल में चला गया तो हॉस्टल में भेज दिया तो हॉस्टल में ही रहा फिर। वहाँ उसके बाद कॉलेज वहाँ से गए, धौलपुर मिलिट्री स्कूल। हाँ, मैं मिलिट्री स्कूल धौलपुर में। वहाँ से फिर आप सिडनी विश्वविद्यालय गए और पढ़ाई-वढ़ाई की, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। हाँ, मैं उसके बाद मैसूर गया, हुँ। मेरी मैसूर में इंजीनियरिंग हुई। उसके बाद मैं फर्दर यूनिवर्सिटी सिडनी गया, जहाँ पर मैंने फर्दर पढ़ाई की। मैंने कहीं सुना था आपको बोलते हुए कि जितनी मेरी बैक आई थी, अगर उतनी किसी और की आई होती, उसकी हालत खराब होती। सच है ये? हाँ, ये सच्चाई है। फिर जब मैं इंजीनियरिंग में गया और जब मैंने क्योंकि देखा अपना रिज़ल्ट तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि चलो पास हो गए। नहीं मतलब एक दिख रहा था। इसका मतलब मुझे लगा कि एक में ही फ़ेल हुआ हूँ मैं। जब मैं रिज़ल्ट देख कर के वापस आया तो मेरे साथियों ने बोला कि ये एक वो है जिसमें आप पास हुए, बाकी सब में फ़ेल हो आप। ये किस फर्स्ट सेमेस्टर में? हाँ, मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की बात है और फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर रिज़ल्ट बहुत पुअर था मेरा। लेकिन जब मैं थर्ड सेमेस्टर में आया
तो बहुत मेहनत की हमने और मेरे साथ के जिन बच्चों की सेमेस्टर्स छूट गए थे या परीक्षा छूट गई थी। तो ये आप लोग भी आखिरी रात पढ़ते थे? और बहुत पढ़ जैसे हम बीटेक करते तो हम लास्ट नाइट पढ़ते थे। आखिरी रात पढ़ के अगले दिन पेपर देके पास हो जाया करा नहीं, नहीं क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट्स बहुत थे क्लियर करने के लिए। अच्छा, पीछे वाले हाँ, क्योंकि फर्स्ट 2 सेमेस्टर में मैं बहुत ज़्यादा फेल हो गया था या बहुत पास नहीं हो पाया था। इसलिए थर्ड सेमेस्टर में अपना साल बचाने के लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ा। हुँ। इनफैक्ट थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जितनी मैंने पढ़ाई की, उतनी शायद मैंने कभी पढ़ाई नहीं की होगी। तो ये घर पे पता लगता था कि आप इतना हो गया या बचे थे आप? नहीं घर को पता तो लगता था। जैसे हमारी बैक हमने बचा ली थी, घर वालों को बताने नहीं दिया था। नहीं घर को पता तो लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल और जो वहाँ के तमाम लोग थे वो टच में थे। इसलिए पता तो लग रहा था लेकिन उन्हें डर इस बात का था मेरा साल ना चला जाए। हुँ। इसलिए मैंने बहुत मेहनत की थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स क्लियर किए। मेरा साल बच गया, मैं ईयर ड्रॉप नहीं हुआ। आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे फ़ैसिनेट करती है या मुझे बताती है कि आपका स्वभाव कितना ज़िद्दी है अपनी चीज़ों पे रहने वाला। जैसे मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे मॉम डैड कई बार जब हम शादी की बात करते हैं तो कास्ट, रिलीजन कई बार चर्चाएँ होती हैं एंड आई गेट फ़ैसिनेटेड कि अखिलेश यादव जी ने उस टाइम पे इंटरकास्ट शादी की और वो बहुत सारी आर्टिकल्स मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारी कहानियाँ पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कितना अलग था ये, मतलब ये इतने बड़ी लेगेसी के बाद आपको डर वर नहीं लगता था? नहीं, नहीं मुश्किल काम तो था। लेकिन मैं नेताजी और अमर सिंह अंकल का धन्यवाद दूँगा। क्योंकि अमर सिंह अंकल ने नेताजी को समझाया, नेताजी ने माना और उसकी वजह से शादी हो गई। हुँ। तो किसका ज़्यादा डर था, मुलायम जी का या कर्नल आर.एस. रावत साहब का? वो भी फ़ौज में थे। स्वाभाविक है कि नेताजी क्योंकि नेताजी पॉलिटिक्स में थे और कभी-कभी मैं सुनता था नेताजी के कुछ साथियों की तरफ से कि नेताजी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कास्ट को लेकर के थोड़ा बहुत सोच रहे हैं। लेकिन नेताजी ने जब स्वीकार किया तो पूरे बड़े मन से स्वीकार ये किया। बड़े मसले सर थे, उस टाइम उत्तराखंड का विवाद चल रहा था। कास्ट का था ही था। मैंने सुना कि शायद लालू जी की यहाँ भी आपकी शादी प्लान हो रही थी। बहुत सारी कहानियाँ चल रही थी उस नहीं, टाइम। नहीं वो तो कुछ भी रूमर्स कैसे भी चलते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के लिए ये डिसीज़न बड़ा मुश्किल रहा होगा कि जहाँ पर इंटरकास्ट शादी हो और फिर उस शादी को उसी तरीके से एक्सेप्टेंस मिल जाए समाज में या गाँव में। शायद नेताजी ने इस बात को बड़े दिल से लिया और बड़े मन से उन्होंने कार्यक्रम किया। अमर सिंह ने भी समझाया। मुझे याद है कि जनेश्वर मिश्र जी थे, उन्होंने भी समझाया, बताया नेताजी को क्योंकि नेताजी ने अपने सभी साथियों से एक-एक करके पूछा था शायद। वो जो पुराने जितने भी समाजवादी साथी जो आज हैं, वो जानते होंगे नेताजी ने सबसे पर्सनली पूछा। नेताजी को किसने बताया था आपकी लव स्टोरी? नेताजी को स्वाभाविक है मुझे ही बताना पड़ा था, लव स्टोरी तो इतनी नहीं। इतनी हिम्मत थी आप पे कि लव स्टोरी तो नहीं, इसलिए मैंने कहा लव स्टोरी तो नहीं बतानी पड़ी। लेकिन कि शादी और इन सब बातों की जो चर्चा हुई, उसके बाद मैंने दादी माँ के थ्रू बताया नेताजी। दादी से क्लोज़ थे आप? हाँ, मैं दादी के क्लोज़ था। मैंने सुना शायद उन्होंने नहीं समझा। आपने दादी जी को बताया, अमर अंकल ने और बाकी लोगों ने मिलके फिर अच्छा दादी दादी ने ही समझाया, दादी ने ही बताया कि जब नहीं मान रहा है तो उसकी शादी कर।